गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10वीं का फर्स्ट लेसन रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण इसके बारे में रीड करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई भी रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इसके फ़ौरन बाद यह क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि रासायनिक परिवर्तन क्या है, क्योंकि हमने एक परिभाषा रासायनिक अभिक्रिया की ये पढ़ी है कि रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। जब कोई एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में बदलता है, अगर वह वापस उसी पदार्थ में ना बदल सके तो उसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, कोई रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जैसे हम किसी कागज़ को जलाते हैं, जलाने के बाद कागज़ से राख बन जाती है। उस राख से दोबारा कागज़ अगर हम बनाने की कोशिश करें तो कागज़ नहीं बन पाता। तो इस प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो रिवर्सिबल ना हो, जो वापस एक पदार्थ जो किसी दूसरे में परिवर्तित हुआ वापस उसी में ना बदल सके, तो उस प्रकार के परिवर्तन को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक दूसरा परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज। उसका मतलब ये है कि आप एक पदार्थ को दूसरे में बदल देते हो, लेकिन दोबारा से दूसरे से पहले वाला पदार्थ बन जाता है, उसको बोला जाता है भौतिक परिवर्तन। फॉर एग्जांपल, पानी को आप बर्फ़ में चेंज कर सकते हो, दोबारा बर्फ़ को आप पानी में चेंज कर सकते हो। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। तो हमारा जो लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, तो उसकी परिभाषा यही है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसको बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। हम हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार की अभिक्रिया या घटनाएं देखते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं, जैसे इधर लिखा हुआ है शुरू में, बिल्कुल फर्स्ट में, गर्मियों में कमरे के ताप पर अगर हम दूध को छोड़ देते हैं तो क्या होता है। लोहे का कोई भी पदार्थ है, उसको आर्द्र वायुमंडल में अगर हम छोड़ते हैं तो क्या होता है। अंगूरों का अगर किण्वन हो जाता है तो क्या होता है। भोजन पकाया जाता है तो किस प्रकार उसमें परिवर्तन होता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है तो वो किस प्रकार परिवर्तित हो जाता है। हम सांस लेते हैं तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है। ये हमारी डेली लाइफ की अनेक घटनाएं हैं जो हम देखते हैं। कुछ अन्य रासायनिक अभिक्रियाएं हम देख सकते हैं, जैसे जब मैग्नीशियम रिबन को बर्नर पर जलाया जाता है या आग लगाई जाती है उसको, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, इस प्रकार जैसे चित्र में दिखाया गया है। मैग्नीशियम का फॉर्मूला है Mg, इसको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते हैं O2 के साथ, तो बच्चों बनता है इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये क्या है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये एक वाइट रंग का पाउडर होता है, और जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलता है तो जो इसकी फ्लेम होती है, लो होती है, वो कैसी होती है, वाइट होती है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को जब बर्नर पे जलाया जाता है तो कैसी लो के साथ जलता है, वाइट लो के साथ, और जो इसमें पाउडर बनता है, इसकी एक प्रकार से राख है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर भी कैसा होता है, वाइट ही होता है। तो एक ये रासायनिक अभिक्रिया आपके क्रियाकलाप 1.1 में दे रखी है। दूसरी अभिक्रिया जो है ये यहाँ पे दे रखी है आपको। इसमें क्या करता है, जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, एसिड है सल्फ्यूरिक, ये है H2SO4, इसके साथ अभिक्रिया करवाते हैं जिंक की। जिंक के छोटे छोटे टुकड़े फ्लास्क के अंदर डाले जाते हैं, जिसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो जो जिंक है वो सल्फ्यूरिक अम्ल में से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देता है, H2 को बाहर निकाल देगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 बना लेता है। तो जब ये घटना होती है कुछ चेंजेस होंगे इसमें। एक तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है, और दूसरा क्या है, जो फ्लास्क है, बर्तन है, वो गर्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है,
एक गैस बाहर निकल रही है और तापमान क्या है जो फ्लास्क का वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद और हम एक इक्वेशन देखते हैं 1.3। इसमें क्या है, नहीं, जो हमने पहले इक्वेशन देखी है वो 1.3 थी और 1.2 देखते हैं। 1.2 इधर इन्होंने जस्ट लिखा हुआ है कि लेड नाइट्रेट के घोल में जब पोटेशियम आयोडाइड डाला जाता है तो क्या होता है। इक्वेशन इन्होंने नहीं दिया तो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। शुरू में दिया है लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 ट्वाइस प्लस किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, अभिक्रिया करवानी है पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम Ki। इन दोनों की जब क्रिया करवाई जाती है तो बच्चों बनता है, ऊपर लिख रहा हूँ मैं, लेड आयोडाइड PbI प्लस पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। तो जो ये लेड आयोडाइड बना है, इस अभिक्रिया में इसके अवक्षेप बनते हैं, छोटे छोटे दाने बनते हैं और उनका कलर जो होता है, उनका कलर होता है येलो, पीले कलर के ये बनते हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यही पूछा जाएगा, लेड नाइट्रेट की जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ क्रिया करवाई जाती है तो जो लेड आयोडाइड के अवक्षेप बनते हैं उनका कलर कैसा होता है। तो उनका कलर आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, येलो कलर का होता है। तो इक्वेशन भी आपको ये आनी चाहिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया, आप नोट कर लेना। तो ये 3 रासायनिक अभिक्रिया और आपने देखे। इन सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को पढ़ने के बाद हमें कुछ बातों का जो कुछ बातें हैं जो हमने एज ए रिज़ल्ट तैयार की हैं वो क्या क्या हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। कोई चीज़ ठोस थी वो गैस बन सकती है, गैस से द्रव बन सकता है। दूसरा, रंग में परिवर्तन हो सकता है, जैसे ये पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड की आपने रिएक्शन करवाई थी तो येलो रंग के प्रेसिपिटेट इसमें बने थे। गैस निकल सकती है, पीछे आपने देखा जिंक वाली रिएक्शन में क्या निकला था, हाइड्रोजन गैस निकला था। तीसरा हो सकता है तापमान में परिवर्तन। जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब क्रिया करवाई थी तो उसमें क्या हुआ था, तापमान में परिवर्तन हुआ था, फ्लास्क है जो गर्म हो गई थी। तो इस प्रकार हमने जो नेट रिजल्ट निकाला, कोई भी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया तब कहलाएगी जब उसमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है रासायनिक समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो तत्व हैं उनके परमाणुओं को अगर हम उनके प्रतीकों की सहायता से डिनोट करते हैं या लिखते हैं तो उसको बोला जाता है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संतुलित समीकरण, एक असंतुलित समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें अभिकारक और उत्पादों में परमाणु, किसी भी तत्व के जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो ये जो इक्वेशन है, ये जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। इसमें जिंक जो राइट साइड में है एक है और लेफ़्ट साइड में भी जिंक कितने परमाणु हैं, एक है। सल्फेट का एक परमाणु राइट साइड में है और लेफ़्ट में भी एक ही है, और हाइड्रोजन 2 हैं तो दूसरी साइड में भी हाइड्रोजन 2 ही है। तो इस प्रकार का जो समीकरण है जिसमें अभिकारकों और उत्पादकों में अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसको बोला जाता है संतुलित समीकरण। लेकिन कई बार क्या होता है, परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन लेते हैं, आयरन की जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो आयरन ऑक्साइड बना है और हाइड्रोजन गैस बनी है। इसमें राइट हैंड साइड में आयरन का एक
परमाणु है और लेफ्ट हैंड साइड में 3 परमाणु है। तो परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती जब दोनों साइड में, तो उसको बोला जाता है असंतुलित समीकरण। तो असंतुलित समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो हम पढ़ेंगे आगे संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, हम कोई भी जो समीकरण है उसको हम शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं। जैसे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनता है, तो उसको हम क्या लिख लेंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, तीर का निशान, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा। अब इसके बाद ये हमने जिंक शब्द लिखा है, जिंक का हम फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा, हम जो शब्द समीकरण है उसको किसके रूप में लिखेंगे, फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। जैसे एक इक्वेशन और दे रखे, ये वाली इक्वेशन है, आयरन प्लस वाटर गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इस इक्वेशन में जो परमाणुओं की संख्या है दोनों साइड बराबर नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए या इसको संतुलित समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट जो स्टेप होता है समीकरण को संतुलित बनाने के लिए, वो ये होता है, जो भी आपको इक्वेशन दी है उसके जो तत्व हैं या यौगिक हैं उनके चारों तरफ आप बॉक्स बना दो, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, ये दिखा रखा है। आयरन बॉक्स बना दिया इसके चारों तरफ, और वाटर को भी बॉक्स में डाल दिया, FeO4 को बॉक्स में डाल दिया, हाइड्रोजन को बॉक्स में डाल दिया। अब उसके बाद है सेकंड स्टेप। आपने क्या देखना है, जिस भी तत्व के परमाणुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले हम उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो परमाणु है वो ऑक्सीजन के हैं, Fe3O4 में। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। देखो जो उत्पाद है उसमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4, और अभिकारकों में ये 4 हैं, और अभिकारकों में कितनी है, इधर 4 है ऑक्सीजन, इधर कितना है ऑक्सीजन, केवल 2 है। तो क्या होना चाहिए, दोनों साइड 4-4 बराबर होने चाहिए ना। तो क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको 4 से मल्टीप्लाई हम कर देंगे। ये देखो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ये जो वाटर था उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास ऑक्सीजन दोनों साइड 4-4 होगी। उसके बाद ज़्यादा संख्या किसकी है, इधर हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी होगी, 8 होगी। तो आपके पास जो उत्पाद है यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या है 2, तो इसको भी क्या करोगे आप, 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और हमारे जो हाइड्रोजन है उसकी संख्या भी बराबर हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 4 मल्टीप्लाई कर दिया हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन बराबर हो गए, ऑक्सीजन बराबर हो गए। अब आयरन जो है यहाँ पे 3 है, Fe3 है, और राइट हैंड साइड में अभिकारकों की साइड में जो हाइड्रोजन है उनकी संख्या है 1। तो क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में आपको 4, ये 3 है ना, हाँ 3 से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो क्या कर दोगे आप, यहाँ पे 3 कर दोगे। तो इस प्रकार हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी, 3Fe प्लस 4H2, तीर का निशान, Fe3O4 प्लस 4H2। तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। उसके बाद इक्वेशन को बैलेंस बनाने के बाद हम कुछ मोर इन्फॉर्मेटिव जो जानकारी है इसमें डाल सकते हैं। वो क्या है, जो अभिकारक और उत्पाद हैं उनके साथ हम उनकी अवस्था को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे अगर कोई पदार्थ सॉलिड है, सॉलिड ठोस है, तो उसके लिए हम S लिख देंगे उसके ब्रैकेट में। अगर कोई लिक्विड है, द्रव अवस्था में, उसके ब्रैकेट में हम L लिख देंगे।
अगर कोई पानी में घुली हुई अवस्था में है तो उसके लिए एक्वस AQ लिख देंगे, अगर पानी के घोल के रूप में है। अगर कोई पदार्थ गैस के रूप में है तो उसके ब्रैकेट में हम G लिख देते हैं। तो इससे क्या चीज़ क्लियर हो जाती है कि सॉलिड के लिए हम ठोस लिखेंगे, एक्वस के लिए हम पानी में अगर घुलनशील है कोई वस्तु तो उसके लिए एक्वस लिखेंगे, लिक्विड के लिए L ब्रैकेट में लिख देते हैं, और अगर कोई गैसीय अवस्था में है तो G लिख देते हैं। इस प्रकार जो एक कोई केमिकल इक्वेशन होती है उसको मोर इन्फॉर्मेटिव या जानकारीपूर्ण बनाया जा सकता है। एंड लास्ट में एक पॉइंट और आपने करना है, जो हम ये तीर का निशान लगाते हैं इसके ऊपर भी हम जो रिएक्शन के लिए कंडीशन रिक्वायर्ड होती हैं, जिनकी ज़रूरत होती हैं, उनको लिख सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसको हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करवाते हैं तो बनता है मिथाइल अल्कोहल CH3OH, और ब्रैकेट में L लिखा तो इसका मतलब क्या है, लिक्विड है, जिनके ब्रैकेट में G लिखा उसका मतलब होता है गैस। तो तीर के निशान पे 340 ATM लिखा हुआ, इसका मतलब 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस क्रिया को करवाने के लिए जितना दाब रखना पड़ेगा आपको, कितना है, 340 एटमॉस्फेरिक है। ये इक्वेशन एज इट इज़ पेपर में पूछी जाती है, और ये टेम्परेचर की जगह क्वेश्चन मार्क आपको लगा के देगा। वो बोलेगा कि इसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, तो आपको 340 एटमॉस्फेयर वहाँ पे लिखना होता है। दूसरी इक्वेशन है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, आप पढ़ते ही हो तो उसके बारे में है दूसरी इक्वेशन 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मोलिकुल, 12 मोलिकुल वाटर के, 12H2O, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6, एक्वस ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो इस प्रकार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो कंडीशन रिक्वायर्ड होते हैं उनको तीर के निशान पे के ऊपर लिखकर भी हम एक रासायनिक अभिक्रिया को क्या बना सकते हैं, मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो एक बार दोबारा से हम किस प्रकार कोई समीकरण संतुलित करते हैं और उसका क्या महत्व है, ये मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब शब्दों में लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है शब्द समीकरण। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को जब सिंबल के रूप में लिखा जाता है, प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है, और वो बैलेंस नहीं होती, बैलेंस मतलब कि संतुलित नहीं है, जैसे ये इक्वेशन है, तो उस समीकरण को बोला जाता है कंकाली समीकरण, स्केलेटन इक्वेशन। जब हम उसको बैलेंस कर देते हैं देन उसको बोलते हैं समीकरण। जैसे हमने इसको ये यहाँ पे बैलेंस कर दिया था तो इसको हम बोलेंगे समीकरण। उसके बाद भौतिक अवस्थाओं के बारे में बताया था। अगर कोई गैस है तो उसको G ब्रैकेट में लगाएंगे, लिक्विड है तो L लगाएंगे, वाटर में घुलनशील है तो AQ लगाएंगे, और जो कंडीशंस हैं उनको तीर के निशान के ऊपर लिखा जाता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और क्या बन जाता है, मिथाइल अल्कोहल बन जाते हैं। तो ये सारा आज के लिए हमने पढ़ना था 10th क्लास का फर्स्ट लेसन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। ओके, थैंक यू वेरी मच।